हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। मैंने अपने इस प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्टरी इट पढ़ाया था, लेकिन इंट्रोडक्टरी देयर अभी बचा हुआ है। तो आज मैं इंट्रोडक्टरी देयर आपको पढ़ाने वाला हूँ। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देयर का प्रयोग आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं सेंटेंसेस पे। देयर जो होता है, देयर का उसका नियम कुछ बुक के अनुसार या कुछ अलग तरह से, दूसरी तरह से लिखा है, लेकिन मैं एक और तरह से समझाऊंगा जिसको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जब वाक्यों में परिचय देने का बोध होता है, परिचय कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होता है। देयर का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में, इसका प्रयोग होता है। देयर मीन्स नथिंग। जैसे इट का मतलब कुछ नहीं होता था, वैसे देयर का मतलब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसमें किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के होने या न होने का बोध होता है। ठीक है। इसमें किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के होने या न होने की सूचना दी गई होती है। कोई व्यक्ति या वस्तु स्थान के है कि नहीं है, इसका बोध होता है। लेकिन गाइस, मैं बता रहा हूँ, एक देसी नियम बता रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा नियम बता रहा हूँ। उसके अंतर्गत आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे कि देयर का प्रयोग कैसे करना है। अगर हिंदी वाक्य में जो मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट अगर हिंदी वाक्य के सहायक क्रिया है, हैं, हो, हूँ या था, थी, थे आदि से सटे रहते हैं, तो समझ लो वो देयर का प्रयोग है। उसमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। जैसे सेंटेंस पे आते हैं, इस बाग में 5 कुएं हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। इस बाग में क्या है, क्या का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा 5 कुएं। तो इस बाग में 5 कुएं हैं। यहाँ पर 5 कुएं होने की जानकारी दी जा रही है, किसी चीज़ के होने या ना होने की जानकारी दी जाती है। इंट्रोड्यूस कराया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति से बताया जाता है, भैया इस गांव में 5 कुएं हैं, भैया इस गांव में 5 हॉस्पिटल हैं। इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इस बाग में 5 कुएं हैं, तो 5 कुएं यहाँ हा से देखिए सटा हुआ है, और ये सारे जो सहायक क्रियाएं हैं, हा और था, इससे अभी आपको सब्जेक्ट सटा हुआ मिलेगा। इस बाग में 5 कुएं हैं, तो ये देयर से बनेगा, देयर। अब 5 कुएं प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ, प्लूरल के साथ हमें आर का यूज करना है, तो हम आर का प्रयोग कर देंगे, देयर आर। तब हम मेन सब्जेक्ट को लिखेंगे। पहले देयर लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो गई, फिर मेन सब्जेक्ट को लिखेंगे। 5 कुएं यानी 5 वेल्स, 5 वेल्स। तब हमें लिखेंगे इस बाग में, इन दिस गार्डन। बहुत ही अच्छा तरीका है इसको पहचानने का। ठीक है। प्राचीन काल में एक क्रूर राजा था। प्राचीन काल में एक क्रूर राजा था। तो कौन था? उत्तर मिला एक क्रूर राजा। आप यहां देख सकते हैं था से यह सटा हुआ है, तो हा या था से सब्जेक्ट सटा हुआ रहेगा, तो समझ लो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और उसमें देयर का प्रयोग होगा। और देयर मीन्स नथिंग, देयर का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए वो केवल फालतू में वैसे ही लगा होता है। ठीक है। तो प्राचीन काल में एक क्रूर राजा था, इंट्रोड्यूस कराने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। अब था कौन? एक क्रूर राजा, एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ वाज लगा देंगे। देयर वाज था, क्या कौन था? एक क्रूर राजा, ए क्रूअल। राजा की इंग्लिश हो जाएगी किंग। तब हम लिखेंगे प्राचीन काल में, इन एंशियंट, और समय की अंग्रेजी टाइम्स। यानी देयर वाज ए क्रूर किंग इन एंशियंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल में एक क्रूर राजा था, निर्दयी राजा था। ठीक है। मेज पर एक साफ कपड़ा है। क्या है, कौन है? एक साफ कपड़ा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हा से सटा है, कोई चीज के होने या ना होने का बोध हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोई चीज है भाई मेज पर, परिचय कराया जा रहा है उसका। तो मेज पर एक साफ कपड़ा है। क्या है? एक साफ कपड़ा। इसके साथ हमने क्या करना है? सब्जेक्ट के रूप में देयर लिखना है, देयर। अब एक साफ कपड़ा के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। देयर इज क्या है? एक साफ कपड़ा, एक क्लीन कपड़ा यानी क्लॉथ, या पीस ऑफ क्लॉथ भी लिख सकते हैं। अब मेज पर लिखेंगे ऑन द टेबल।
ऑन द टेबल। इस तरह बनाएंगे हम। अगर वाक्य निगेटिव है तो हमें इज एम आर के बाद नो का प्रयोग करना है। नो के बाद हमेशा सिंगुलर चीज़ें आती हैं, और अगर उसके बाद प्लूरल आ गई तो नो के स्थान पर नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है। और नो मीन्स एक चीज़ और भी जान लीजिए, नो का मीन्स हो जाता है कोई नहीं, इसमें कोई भी इंक्लूड है। ठीक है। नो मीन्स कोई नहीं, तो कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इस समय स्टेशन पर कोई यात्री नहीं है। कौन नहीं है? कोई यात्री। तो यहाँ पे ये तो निगेटिव वर्ड है, इससे नहीं मतलब है। यात्री को माना जाएगा कि हाँ से सटा है। ये एक किताबी रूल नहीं है, ये मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन इससे क्या होता है कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है हा या था से सटा रहेगा, तो हमें उसको देर से बनाना है। ठीक है। तो इस स्टेशन पर कोई यात्री नहीं है। कौन नहीं है? कोई यात्री। यात्री यहाँ से सटा हुआ है। ठीक है। नहीं से नहीं मतलब है, क्योंकि वो निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे देयर से बनाएंगे इसको, देयर। अब कौन नहीं है? यात्री, इसके साथ ही लगेगा देयर इज। फिर कोई और नहीं की अंग्रेजी एक साथ हमें नो लिखना है, ध्यान रहे, देयर इज नो। अब यात्री की अंग्रेजी होता है पैसेंजर, तो ये हम यहां पर लिख देंगे पैसेंजर। देयर इज नो पैसेंजर, कोई यात्री नहीं है। अब स्टेशन पर यानी एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। फिर हम ये लिखेंगे इस समय की अंग्रेजी यानी दिस टाइम, दिस टाइम। तो इस प्रकार हम बनाएंगे, देयर इज नो पैसेंजर एट द स्टेशन दिस टाइम। नो के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, नो के बाद हमेशा एक शब्द आता है, सिंगुलर आता है। और अगर नो के बाद दो या दो से अधिक शब्द आ गए, या वो बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, तो आपको नॉट का यूज करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस राज्य पर एक दयालु राजा राज करता था। पहली बात तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राज्य करता था, था, थी, ते थे आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो राज्य करता था कौन? एक दयालु राजा, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। और राज्य करता था ये क्रिया है, क्रिया से सब्जेक्ट सटा हुआ है। सहायक क्रिया या क्रिया से अगर सब्जेक्ट सटा हुआ है तो वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब लिखे जाएंगे, फिर मेन सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो राज करता था कौन? एक दयालु राजा। इसको हमने लिख दिया पहले, सबसे पहले तो सब्जेक्ट के रूप में हमने लिखना है देयर। उसके बाद राज्य करना की अंग्रेजी होता है रूल्ड, देयर रूल्ड, यानी राज करता था। कौन राज करता था? एक दयालु राजा, यानी ए काइंड। दयालु और राजा की अंग्रेजी होता है किंग। देयर रूल्ड ए काइंड किंग। अब लिखेंगे इस राज्य पर, तो पर की अंग्रेजी यहाँ पे ओवर लिखी जाएगी, क्योंकि रूल के साथ ओवर ही लिखा जाता है। देयर रूल्ड ए काइंड किंग ओवर, तब लिखेंगे इस राज्य पर, यानी ओवर दिस। राज्य की अंग्रेजी किंगडम। इस प्रकार हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो फिर यहां देखिए, मेरे विद्यालय में 1000 छात्र नहीं हैं। अगर नहीं के बाद ज्यादा वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको नो नहीं लिखना है, नॉट लिखना है। जैसे मेरे विद्यालय में 1000 छात्र नहीं है। कौन नहीं है? 1000 छात्र, दो वर्ड है और नहीं के लिए आया है, और 1000 छात्र यहाँ पे एकदम सटा हुआ है। ठीक है। हाँ से, नहीं से नहीं मतलब है, क्योंकि वो कि निगेटिव वर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे देयर से इसको बनाएंगे, देयर। अब 1000 छात्र प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ आर लगा के देंगे, देयर आर। अब यहाँ पे नो नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद दो वर्ड आने वाला है। अब इसको लिख देंगे 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है। इस तरह बनाएंगे, देयर आर नॉट 1000 स्टूडेंट्स। अब मेरे विद्यालय में इसको लिख देंगे इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव आ गया तो आपको हेल्पिंग वर्ब जमार आगे कर देना है, देयर को पीछे कर देना है, फिर आपको मेन सब्जेक्ट लिखना है। जैसे क्या बाजार में आज कोई व्यक्ति नहीं है? कौन नहीं है? कोई व्यक्ति। यहाँ पे ये एकदम सटा हुआ है हाँ से, तो इसके साथ इज को आगे कर देंगे और देयर को हम पीछे कर देंगे, इज देयर। ठीक है। अब कोई और नहीं की अंग्रेजी नो लिखेंगे, नो। तब हम लिखेंगे व्यक्ति की अंग्रेजी पर्सन, इज देयर नो पर्सन। अब कहाँ नहीं है? बाजार में, उसको लिख देंगे इन द मार्केट, ये लिख दिए। उसके बाद हम लिख देंगे
आज, तो आज की इंग्लिश हो जाएगी टुडे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आकाश में तारे निकल रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तारे निकल रहे हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्रिया या सहायक क्रिया से सटा रहता है, सटा हुआ पाया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, परिचय कराया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है भैया आकाश में तारे निकल रहे हैं, उससे बताया जा रहा है, तो वो भी देखेगा, मतलब परिचय कराने का काम हो रहा है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने का काम हो रहा है। तो आकाश में तारे निकल रहे हैं, कौन निकल रहे हैं? तारे, ये निकलना यानी क्रिया से सटा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाएगा, देयर। अब निकल रहे हैं कौन? तारे, इसके साथ आर लग जाएगा, आर। तब हम लिख देंगे द स्टार्स, यानी सब्जेक्ट पहले, देयर आर द स्टार्स। अब निकलना की अंग्रेजी लिख देंगे राइजिंग। फिर हम ये लिखेंगे आकाश में, यानी इन द स्काई। इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, कमरे में प्रकाश क्यों नहीं है? सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई। अब प्रकाश क्यों नहीं है? कौन नहीं है? प्रकाश। ये इंट्रोगेटिव शब्द है, ये निगेटिव शब्द है, इससे मतलब नहीं है, माना जाएगा कि सब्जेक्ट यहाँ से सटा है। वैसे भी परिचय कराने का काम किया जा रहा है कि प्रकाश कमरे में क्यों नहीं है, तो व्हाई इसके साथ इज लग जाएगा, मुख्य सब्जेक्ट के रूप में देयर लिख देंगे, व्हाई इज देयर। अब क्यों नहीं है? नो लिख देंगे यहाँ पे, नो। प्रकाश की अंग्रेजी हो जाएगा लाइट। व्हाई इज देयर नो लाइट। तब हम लिखेंगे कमरे में, यानी इन द रूम, इन द रूम। तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। एक बार एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ता था ती थी ते थे आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रहता था ये क्रिया है, कौन रहता था? एक अंधा आदमी, सब्जेक्ट यहाँ से सटा है, वर्ब से। जो ये सब्जेक्ट है एक अंधा आदमी, ये वर्ब से सटा हुआ है, तो इसलिए हमें इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है। देयर से बनाएंगे लेकिन पास्ट इंडेफिनिट ही बनाएंगे, यानी देयर। अब रहता था तो पास्ट इंडेफिनिट का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। देयर लिव्ड, रहता था, कौन रहता था? एक अंधा आदमी, यानी ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन। तब हम लिखेंगे एक गांव में, इन ए विलेज, इन ए विलेज। और यहाँ पर एक बार की अंग्रेजी चाहो तो आगे लिख दो, देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन इन ए विलेज वंस, या वंस आगे लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीछे चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन पीछे ज़्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो वंस को हम यहाँ आगे ही अगर लिख देंगे वंस, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वंस देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन इन ए विलेज, वंस यहाँ नहीं लिखेंगे, एक बार की अंग्रेजी यहाँ आगे लिखेंगे, यानी एक बार देयर लिव्ड रहता था ए ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी, इन ए विलेज एक गाँव में, एक बार एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था। इस तरह से देयर का प्रयोग होगा। इसके कुछ इंट्रोगेटिव भी प्रयोग हैं जो मैं बताने वाला हूं। तो आते हैं देयर के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। एक बार इंट्रोगेटिव भी समझ लें। इस सेंटेंस में देखिए, कमरे में कौन है? कौन ही सब्जेक्ट है। कौन है? कौन कौन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, और कौन हा से सटा हुआ है, और पूछा जा रहा है कि वहाँ कौन है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो कोई बताएगा हाँ भैया फला व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हु जरूर लिखेंगे हम, हु। यहाँ पर हम लिख देंगे हु। अब इसके साथ हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है, हु इज। तब सब्जेक्ट के रूप में आपको देयर लिखना ही पड़ेगा। हु इज देयर, कौन है कमरे में, यानी इन द रूम, इन द रूम। इस प्रकार बनाएंगे भैया जी। इस तस्वीर में क्या है? क्या है? इस तस्वीर में क्या है? क्या है? तो क्या ही सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसलिए पहले तो हम व्हाट लिखेंगे और इज लगा के सब्जेक्ट के रूप में हम देयर लिख देंगे। व्हाट इज देयर, क्या है अब इस तस्वीर में, यानी इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर। जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है और वो क्वेश्चन वर्ड हा या था से सटा रहता है, तो हमें देयर का प्रयोग करना चाहिए ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज देयर इन दिस रूम, हु इज देयर इन द रूम। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? क्या होते हैं? कितने दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं,
तो यहाँ पे कितने दिन सटा हुआ है और कितना के बगल में जो लिखा है उस पहले लिखा जाएगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, क्या होते हैं कितने दिन, ये सब्जेक्ट भी है और एक क्वेश्चन वर्ड भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मैनी डेज, यानी कितने दिन। अब होते हैं इसके साथ आर लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है, उसके बाद हम देयर का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी डेज आर देयर। अब एक सप्ताह में यानी इन ए वीक, सप्ताह की अंग्रेजी हम लिख देंगे वीक। फिर इस जग में कितना दूध है, कितना दूध एकदम सटा है यहाँ से, ये सब्जेक्ट ही है प्लस क्वेश्चन वर्ड भी है, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, दूध को नहीं गिन सकते हैं इसलिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ मच और उसके बगल में मिल्क लिख देंगे, यानी कितना दूध है, कहाँ है इस जग में, इसके साथ इज लगा के हमें देयर का यूज करना होता है पहले। हाउ मच मिल्क इज देयर। अब इस जग में इसको हम लिखेंगे इन दिस जग। जग की इंग्लिश जग ही होती है। दो हाथों में कितनी अंगुलियां होती हैं, क्या होती हैं, कितनी अंगुलियां। तो यहाँ पे कितनी अंगुलियां जो सब्जेक्ट हो सटा है क्रिया से, होती हैं से। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे हाउ मैनी फिंगर्स, यानी कितनी अंगुलियां। हाउ मैनी फिंगर्स। अब कितनी अंगुलियां, इसके साथ आर लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है और सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या करना है, देयर लगाना है। हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर। अब दो हाथों में लिखेंगे इन टू हैंड्स, इन टू हैंड्स। इस प्रकार बनाएंगे। चाहिए वाला नियम यानी मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने शुड मस्ट आर टू चाहिए के हिसाब से भी पढ़ाया था। तो चाहिए वाला जो नियम है उसमें आप शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं, जो टेंस हो। जैसे समझते हैं मेज पर एक किताब होनी चाहिए थी, तो चाहिए थी या इसके लिए शुड हैव लगता था। तो क्या होनी चाहिए थी, एक किताब, ये एकदम यहाँ क्रिया से होना से सटा हुआ है इसलिए देयर से बनेगा। देयर जब हम लगाएंगे तो इसके साथ पास्ट टेंस है तो शुड हैव लगा देंगे, और उसके साथ शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी तो बीन, बी मतलब होना होता है और उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे बीन। होना की अंग्रेजी बी होती है लेकिन शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। देयर शुड हैव बीन क्या होनी चाहिए, एक बुक यानी ए बुक। तब हम यहां लिखेंगे मेज पर यानी ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। इस तरह से बन जाएगा। फिर ये देखते हैं इस घर में एक टीवी अवश्य होना चाहिए। अवश्य शब्द आ गया है तो हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन होना चाहिए क्या, एक टीवी यहाँ से सटा हुआ है। ठीक है, एक परिचय कराया जा रहा है, किसी चीज़ के होने या न होने का बोध कराया जा रहा है तो फिर हमें देयर का यूज करना होता है। तो यहाँ पे देयर, देयर और इसके साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब मस्ट लग जाएगा। हैव नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। होना की अंग्रेजी बी लिख देंगे। देयर मस्ट बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक टीवी। एक टीवी लिख सकते हैं या टेलीविज़न, आप पूरा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस घर में यानी इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको देयर समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है, अगर वीडियो को आपने पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कोई त्रुटि है या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।